नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। राज्यसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब। आज से लोकसभा में बजट पर चर्चा शुरू। दिल्ली विधानसभा चुनावों में हुआ लगभग 61% मतदान। अधिकांश एग्जिट पोल ने बताया 2 दशकों बाद सत्ता में भाजपा की वापसी का अनुमान। शनिवार को आएंगे नतीजे। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने ढाका में ढाया स्वतंत्र बांग्लादेश के निर्माता शेख मुजीबुर रहमान का स्मारक। अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा, इमारत ध्वस्त कर सकते हैं, इतिहास नहीं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम इस बार नए अंदाज में। प्रधानमंत्री मोदी के साथ सदगुरु जग्गी वासुदेव, दीपिका पादुकोण और विक्रांत मैसी सहित 8 क्षेत्रों के विशेषज्ञ देंगे छात्रों को सफलता के मंत्र। 10 फरवरी को नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का होगा आयोजन। और क्रिकेट में नागपुर में आज भारत इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच। कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, जसप्रीत बुमराह की आगामी चैंपियंस ट्रॉफी में उपलब्धता पर अब भी संदेह। और आई खबरों की शुरुआत करते हैं संसद के बजट सत्र से, जिसका आज 5वां दिन है। आज से लोकसभा में साल 2025-26 के बजट पर सामान्य चर्चा की शुरुआत होने जा रही है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चल रही चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। विभिन्न पार्टियों के सांसद चर्चा में शामिल होंगे और उसके साथ ही आज प्रधानमंत्री उच्च सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना जवाब देंगे। और इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना जवाब दिया था। लोकसभा में आज केंद्रीय मंत्री श्रीपद येसो नायक विद्युत क्षेत्र की कंपनियों की ओर से परियोजनाओं के पूरा होने वाले जो देरी संबंधी गठित ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन हैं, उन्हें सदन में पेश करने वाले हैं। दोनों ही सदनों में अहम विधायी कार्यों के साथ साथ सांसद प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम सवाल पूछेंगे। इसके साथ ही आज सोनिया गांधी और पप्पू यादव के खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव आ सकता है। सदन में गलत बयानी के आरोप लगाते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई के लिए लोकसभा अध्यक्ष को 2 दिन पहले पत्र भी लिखा। बीजेपी के एसटी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति से मिलकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ लोकसभा सांसद पप्पू यादव और कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी का संज्ञान लेने का आग्रह किया हुआ है। तो संसद के बजट सत्र का आज 5वां दिन है, अहम दिन। कई अहम विधायी कार्य जिन्हें अमली जामा पहनाया जाएगा, कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं, लोकहित राष्ट्रहित से जुड़े हुए। और संसद भवन परिसर से ही जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता कुमार आलोक। कुमार, अगर हम आज के अहम विधायी कार्यों की बात करें तो कौन कौन से वो विधायी कार्य हैं, और लेकिन कहीं ना कहीं जो भारतीय जिन्हें वापस भेजा गया है वो मुद्दा महाकुंभ, विपक्ष कहीं ना कहीं इस वजह से कहीं ना कहीं हंगामा करने पर भी उतारू है। हो गई है और लोकसभा में भी प्रश्नकाल चल रहा है। प्रश्नकाल जो चल रहा है, जो उर्वरकों के छिड़काव में जो ड्रोन का इस्तेमाल होता है, इसको लेकर के एक प्रश्नकाल वहां पर चल रहा है, लेकिन हंगामे भी चल रहा है। वहां भी लोकसभा में जो विपक्ष के सदस्य हैं वो अमेरिका में प्रवास जो उन्हें डिपोर्ट किया गया है यहाँ इंडिया के लिए जिन नागरिकों को, उसको लेकर के वहां पर भी हंगामा हो रहा है।
और देखना है आगे क्या होता है। लेकिन जो विधायी कार्य आपने कहा कि आज खासकर राज्यसभा में जब प्रधानमंत्री जो धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पर आज जवाब देंगे दोपहर के बाद, ऐसी संभावना है। और इसके अलावा लोकसभा में अगर आप देखेंगे तो लोकसभा में बजट जो पेश हुआ है 2025-26 का निर्मला सीतारमण ने, और उस पर बजट पर चर्चा होगी। और ये चर्चा भी आप देखें कि आज अगर चर्चा शुरू होगी तो कल शाम तक इस पर भी पीएम का जवाब आएगा। तो कुल मिलाकर हम विधायी कार्यों की बात अगर करें तो जिस तरीके से 3-4 दिनों से हम देख रहे थे कि प्रश्नकाल और जीरो आवर दोनों ही सामान्य रूप से चल रहा था, लेकिन आज एक मुद्दे को लेकर के दोनों ही सदनों में हंगामा हुआ और राज्यसभा स्थगित हो गई 12 घंटे के लिए, और लोकसभा में अभी प्रश्नकाल चल रहा है लेकिन हंगामे के बीच। अच्छा, ये भी समझ में आ रहा है कुमार आलोक की विपक्ष की तरफ से अमेरिका से जो भारतीय अवैध रूप से रह रहे थे, जिन्हें डिपोर्ट किया गया, वापस भेजा गया, उस पर नोटिस दिया गया है कांग्रेस, सपा और आप द्वारा। इसको लेकर क्या जानकारी है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की ओर से रेणुका जो चौधरी है, उन्होंने इस पे एडजॉर्नमेंट मोशन का प्रस्ताव पेश किया है। काफी लंबा प्रस्ताव उन्होंने दिया है, और किस तरीके से भारतीय नागरिकों के साथ जो कुछ भी घटित हुआ उसको लेकर के काफी सीरियस कंसर्न उस एडजॉर्नमेंट मोशन में है। और इस पर देखना होगा कि जब अगर संसद सुचारू रूप से अगर चलती है, जीरो आवर जब आएगा लोकसभा या राज्यसभा में, तो वहां पर देखना होगा कि विपक्ष के लोग या विपक्ष के जो सदस्य हैं इस मसले को किस तरीके से उठाते हैं। वही अखबार लोग आज सोनिया गांधी और पप्पू यादव के खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव भी आ सकता है, जो सदन में गलत बयानबाजी की गई उनके द्वारा। हमारे दर्शकों के लिए समझना संसदीय भाषा में ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार ये विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव होता क्या है, और ये जिनके खिलाफ लाया जाता है किस तरह से संसदीय कार्रवाई उनके खिलाफ की जाती है। फिर देखिए, सदन में बोलना और सड़क पर बोलना दोनों में काफी फर्क है। यहाँ पर जो भी चीज आप बोलते हैं, जो भी चीज उसका एक रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड के अनुसार अगर आपने कुछ बोला है और आप उसके तथ्य को नहीं आप पेश करते, सदन के पटल पे नहीं रखते हैं, तो ये विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। तो राहुल गांधी के खिलाफ आपने देखा हो कि निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। और पप्पू यादव और सोनिया गांधी, इन लोगों ने भी जो टिप्पणी की, जो राष्ट्रपति के खिलाफ जो टिप्पणी की या उनकी क्रियान्वयन को लेकर जो टिप्पणी की, वो संसदीय जो दायरा है, संसदीय की जो संसदीय परंपरा है, संसदीय मर्यादा है, उसके खिलाफ है। तो इस पर अब देखना होगा कि जो स्पीकर है वो क्या एक्शन लेते हैं। और आपको बता दूं मैं कि राज्यसभा के स्थगन के बाद लोकसभा भी स्थगित कर दिया गया है, 12वें दिन तक के लिए स्थगित कर दिया है लोकसभा को भी। तो दोनों ही सदन अब ये स्थगित हुआ है विपक्ष के हंगामे के कारण। तो यानी कि दोनों सदनों की जो कार्रवाई है उसे स्थगित कर दिया गया। जब आप मुझसे बात करते तो मैं पीछे लोकसभा स्पीकर साहब की आवाज भी सुन पा रही थी, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है क्योंकि ये बजट का सत्र है, जो जिन मंत्रालयों को अलग अलग बजट आवंटन हुआ उस पर चर्चा होनी जरूरी है। हंगामा बरपेगा तो चर्चा नहीं हो पाएगी, तो एक मजबूत विपक्ष की तस्वीर पेश नहीं कर रहा विपक्ष। देखिए, ये जो स्थगन दोनों सदनों में जो हुआ है, वो उसको क्वेश्चन आवर और जीरो आवर में संभावना है कि इनका हंगामा जारी रहेगा। ये दिखलाने की कोशिश करेंगे कि हम जो भारतीय नागरिकों के साथ जो कुछ हुआ है वहां पे अमेरिका में और वो वापस किए गए हैं, तो एक संदेश देना चाहते हैं कि हम देखिए आपके लिए कितना चिंतित है। लेकिन बजट पर चर्चा होनी जरूरी है, और ये आप कहें कि दोपहर के बाद जब प्रश्न आवर जीरो आवर दोनों खत्म हो जाएगा, तो दोपहर के लंच के बाद बजट पर चर्चा शुरू होगी लोकसभा में, ऐसी आशा की जा रही है। क्योंकि जो फ्लोर मैनेजर है विपक्ष और सत्ता पक्ष के, वो प्रयास कर रहे हैं कि बजट पर चर्चा अविलंब शुरू हो। और ऐसा कहा जा रहा है कि दोपहर के बाद बजट पर चर्चा लोकसभा में शुरू होगी, और देर शाम तक जो राष्ट्रपति का अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव था उसको राज्यसभा में प्रधानमंत्री आलोक, जिस तरह से जिन भारतीयों को जबरन वापसी भेजा गया है अमेरिका से, साफ तौर पर लोकसभा स्पीकर ने जब कहीं ना कहीं अभी 12 बजे तक के लिए स्थगित की लोकसभा, उससे पहले साफ तौर पर कहा कि ये पूरा मामला सरकार के संज्ञान में है, लेकिन शायद विपक्ष ये बात समझकर भी समझना नहीं चाह रहा। बिल्कुल सही कहा आपने। जब जैसे ही सदन शुरू हुआ लोकसभा में और जो हंगामा करना शुरू किया,
विपक्ष के सदस्यों ने, तो स्पीकर ने साफ साफ कहा कि ये बहुत ही गंभीर मसला है और हम ये विदेश नीति का मामला है और हम सरकार इस पर कंसर्न लेगी, धैर्य रखें आप लोग। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष का हंगामा जारी रहा और प्रश्नकाल को फिर बीच में स्थगित कर देना पड़ा। अब देखना होगा कि जब 12 बजे के बाद लोकसभा राज्यसभा फिर बैठेंगी, फिर जब सदन शुरू होगा तब विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया होती है और सरकार क्या कुछ इस मामले में सदन में कोई जवाब देगी या नहीं, ये देखने वाला विषय होगा। चलिए कुमार आलोक, आप संसद में जो भी कुछ अपडेट्स होंगे वो लगातार हमसे साझा करते रहिएगा। हम आगे भी इस पर आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। सोशल मीडिया पर कई अकाउंट्स द्वारा फर्जी तस्वीरें शेयर की जा रही हैं और इस तस्वीर में अवैध भारतीय प्रवासियों को अमेरिका से निर्वासित करने के दौरान हथकड़ी और पैरों में जंजीरें लगाए जाने का दावा किया गया। प्राइवेट फैक्ट चेक ने इस तस्वीर को फेक बताते हुए इस जानकारी का खंडन किया। फैक्ट चेक के अनुसार यह तस्वीर भारतीयों से संबंधित नहीं है बल्कि ग्वाटेमाला में निर्वासित लोगों की है। और अब बात परीक्षा पे चर्चा से जुड़ी हुई। छात्रों में परीक्षाओं के तनाव को कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन लगातार होता रहा है। इस साल परीक्षा पे चर्चा का ये 8वां संस्करण एक नए अंदाज में होगा। 10 फरवरी को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में होने वाले इस खास आयोजन में प्रधानमंत्री के अलावा आध्यात्मिक गुरु, सदगुरु, बॉलीवुड आइकन दीपिका पादुकोण, ओलंपियन मैरीकॉम अवनी और अभिनेता विक्रांत मैसी जैसे 8 क्षेत्रों के विशेषज्ञ स्टूडेंट्स को बोर्ड परीक्षा और तनाव कम करने की टिप्स साझा करेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए करीबन 3 करोड़ से ज्यादा जो छात्र हैं, उनके अभिभावक हैं और जो शिक्षक हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया। देखिए उससे जुड़ी ये खास रिपोर्ट। इस बार परीक्षा पे चर्चा का होगा नया अंदाज। नमस्कार। मकर संक्रांति में क्या खाते हैं? एक ही लेना, ऐसा नियम नहीं है। इस 8वें एडिशन में प्रधानमंत्री जी के इस सफल अभियान में जुड़ेंगे और भी नए चेहरे, जो 8 अलग अलग एपिसोड में बच्चों को एग्जाम की तैयारी का नया रास्ता सिखाएंगे। Everybody can sparkle and do things that others cannot imagine. नेक्स्ट वर्ड को रिवर्स कर दोगे तो क्या होगा? दुनिया का सबसे जो अच्छा कैमरा है वो ये है। आपको वो कन्विक्शन होना कि आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस, और उनकी टेंशन को छू मंतर कर देंगे और बच्चे एग्जाम वॉरियर से एग्जाम वॉरियर बन जाएंगे। पढ़ाई के साथ साथ बच्चे तैयारी के समय स्ट्रेस फ्री रहना, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल, खेल, क्रिएटिव एनर्जी, न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ और जीवन के जरूरी सबक भी सीख पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का हर शब्द, हर सुझाव आपको नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर देगा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए पढ़ाई की टेंशन को कई बार बोलने के लिए, क्योंकि 10 फरवरी सुबह 11 बजे होने वाली है पीएम के साथ परीक्षा पे चर्चा। इस बार परीक्षा पे चर्चा का होगा नया अंदाज। नमस्कार। मकर संक्रांति में क्या खाते हैं? एक ही लेना, ऐसा नियम नहीं है। इस 8वें एडिशन में प्रधानमंत्री जी के इस सफल अभियान में जुड़ेंगे और भी नए चेहरे, जो 8 अलग अलग एपिसोड में बच्चों को एग्जाम की तैयारी का नया रास्ता सिखाएंगे। Everybody can sparkle and do things that others cannot imagine. नेक्स्ट वर्ड को रिवर्स कर दोगे तो क्या होगा? दुनिया का सबसे जो अच्छा कैमरा है वो ये है। आपको वो कन्विक्शन होना कि आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस, और उनकी टेंशन को छू मंतर कर देंगे और बच्चे एग्जाम वॉरियर से एग्जाम वॉरियर बन जाएंगे। पढ़ाई के साथ साथ बच्चे तैयारी के समय स्ट्रेस फ्री रहना, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल, खेल, क्रिएटिव एनर्जी, न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ और जीवन के जरूरी सबक भी सीख पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का हर शब्द, हर सुझाव आपको नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर देगा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए पढ़ाई की टेंशन को कई बार बोलने के लिए, क्योंकि 10 फरवरी सुबह 11 बजे होने वाली है पीएम के साथ परीक्षा पे चर्चा। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद।
मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे एसटी। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। राजधानी दिल्ली की सभी 70 सीटों पर मतदान कल शाम संपन्न हुआ। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 7.42% मतदान हुआ और सबसे अधिक मतदान उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुआ है। यहां मत का प्रतिशत 66.25% दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम 56.16% मतदान दक्षिण पूर्वी दिल्ली में दर्ज किया गया। शाहदरा जिले में मतदान का प्रतिशत 63.94% रहा और उत्तरी दिल्ली में 59.55%। वहीं उत्तर पश्चिमी दिल्ली में 7.70% मतदान दर्ज किया गया। कल जिन प्रमुख नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हुई उनमें आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत आतिशी, मनीष सिसोदिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, अरविंदर सिंह लवली और रमेश भिदूड़ी शामिल हैं। कांग्रेस की ओर से देवेंद्र यादव, संदीप दीक्षित और अलका लांबा इस चुनाव में प्रमुख उम्मीदवार रहे। चुनावी मैदान में कुल 699 उम्मीदवार थे। वहीं अगर कल हुए उपचुनाव की बात की जाए तो तमिलनाडु के एरोड ईस्ट में लगभग 67.97% और यूपी की मिल्कीपुर में करीब 65.35% मतदान दर्ज किया गया। तो दिल्ली विधानसभा की कुल 70 सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव संपन्न होते ही कई सर्वे एजेंसियों ने दिल्ली चुनाव को लेकर अपनी एग्जिट पोल भी जारी कर दी। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर नजर डाले तो दिल्ली में भाजपा अपने दम पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। मेट्रॉइड सर्वे की माने तो इस चुनाव में आपको 32 से 37 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलने की उम्मीद है। वहीं पी मार्क ने बीजेपी को 39 से 49 सीटें और आप पार्टी को 21 से 31 सीटें, कांग्रेस को वही आंकड़ा 0 से 1 सीट आने की बात कही है। पीपल्स पल्स की माने तो भाजपा 51 से 60 सीटें उस पर काबिज होती हुई, वही 10 से 19 सीटें आप खाते में आती हुई। वहीं यहां पर कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलता हुआ नजर आ रहा पीपल्स पल्स के सर्वे के अनुसार। जेवीसी की माने तो यहां पर यह आंकड़ा 39 से 45 के बीच रहेगा। बीजेपी की अगर बात की जाए वहीं 22 से 31 सीटें आप पार्टी के लिए और कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। पोल डायरी में बीजेपी के पास 42 से 50 सीटें, वहीं आपके पास 18 से 25 और यहां पर कांग्रेस के लिए 2 सीटें आने का अनुमान जताया गया है। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने विधानसभा चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल्स पर अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता पिछले 10 वर्षों के कुशासन से त्रस्त है। भाजपा दिल्ली में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मैं सभी एग्जिट पोल का सम्मान करता हूं, लेकिन हमारा विश्वास अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत पे पहले दिन से था। इसलिए हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनेगी। और आज भी मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, दिल्ली की जनता का आशीर्वाद और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत दिल्ली में बड़ी बहुमत की सरकार बनाएगी। गिरिराज विधानसभा क्षेत्र से आम उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज ने एग्जिट पोल को नकारते हुए बड़े बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया है। का चुनाव हमने एक आम आदमी पार्टी के तौर पे लड़ा है। 2013 के एग्जिट पोल ने हमें हराया, 2015 के एग्जिट पोल ने हमें हराया, 2020 में फिर हमें कम सीटों पे आंका गया और 2025 में भी पहले के हिसाब से हमारी सीटें कम दिखाई जा रही हैं। बड़े बहुमत से, मामूली बहुमत नहीं कह रहा, एक बड़े बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है और ये तमाम एग्जिट पोल जो हैं गलत साबित होंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर कहा कि कांग्रेस ने अच्छा चुनाव लड़ा और 8 तारीखों के नतीजे तय करेंगे कि जनता ने किसका साथ दिया है। अब इंतजार करते हैं 8 तारीख का, और अच्छा हम लोगों ने चुनाव लड़ा है। जिस कांग्रेस को दिल्ली में कुछ नहीं समझा जाता था उसने सारी समीकरण बदले हैं, और अगर आप सारे समीकरण बदलने के स्तर पर आते हैं तो फिर आदमी कहीं भी जा सकता है। और हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता जुड़ गए हैं। अमरेंद्र, तमाम जो रिएक्शंस हैं वो एग्जिट पोल्स की तरफ इशारा करती हुई नजर आ रही हैं। कितना एग्जिट पोल्स को एग्जैक्ट माना जा सकता है? जो विधानसभा का चुनाव है और 5 फरवरी को मतदान के बाद एक आंकड़े में अगर करें तो इस बार जो 3 अहम मुद्दे थे जो इस चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं और रिजल्ट में
कहीं ना कहीं इसकी झलक दिखेगी। देखिए पहला फैक्टर था दिल्ली में महिला वोटर जिसकी संख्या 73 लाख से ज्यादा थी। दूसरा फैक्टर था दिल्ली में फर्स्ट टाइम वोटर जिसकी संख्या 2,08,000 थी। और तीसरा फैक्टर था 21 साल से 27 साल के वो युवा जो समग्र विकास को समझते हैं और उनका जो आंकड़ा था वो 26 लाख था। ये तीन वो फैक्टर थे और इसमें एक बड़ा फैक्टर आता है डबल एम, यानी कि मिडिल क्लास महिला। और मिडिल क्लास महिलाओं का जो फोकस था उस पे वो तीन मुद्दे जो जिसको लेकर दिल्ली में सुरक्षित वातावरण पहला, नंबर 2 दिल्ली में रोजगार के बड़े अवसर, और तीसरा जो अहम था कि राजधानी दिल्ली की समग्र विकास की एक नई तस्वीर। और यही वो फैक्टर थे जो पिछले 5 दिन यानी कि हम मतदान से 5 दिन की पहले की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया और इस पर खास फोकस किया। और आप देखिएगा जिस तरह से जो वोटरों का टर्नआउट हुआ है और जिस तरह से वोटर लगातार पहुंचे हैं मतदान के लिए 699 उम्मीदवारों की किस्मत को लॉक करने के लिए, उसमें ये 3 बड़े फैक्टर देखे जा सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात आज मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अगर जोड़ी की बात करें तो पिछले 10 से 15 सालों में आप देखिए दक्षिण भारत से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर हर जगह या तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बहुमत की सरकार बनाई है या संयुक्त तौर पे सरकार बनाने में कामयाब हुई है। लेकिन एक बड़ा सवाल कि 2013 के बाद से 2020 तक 6 विधानसभा के चुनाव दिल्ली में हो चुके थे, लेकिन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई थी। और ये 7वां विधानसभा चुनाव 2025 में बहुत चैलेंज के साथ लड़ा गया। और जिस तरह से जो पांच दिन जो लास्ट की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने जो वोटरों के मन में एक नई तस्वीर दी। देखिए पहली तस्वीर ये थी कि जिस तरह से मैं बात कर रहा था डबल एम फैक्टर की, यानी कि मिडिल क्लास महिलाएं, और मिडिल क्लास महिलाओं के फैक्टर पे हम अगर 3-4 विधानसभा के चुनाव का आकलन करें, जिसमें मैं बात करूं झारखंड की, जिसमें मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, जिसमें मैं आपको बताऊं कि क्या बोलते हैं हरियाणा की, तो उसमें आप देखिए कि किस तरह से महिलाओं के सम्मान के मुद्दे पे हेमंत सोरेन 47 सीटों से 57 सीटों के साथ सत्ता में वापसी कर जाते हैं। जिस तरह से पूरा एग्जिट पोल जो है भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा हरा रहा था, लेकिन महिलाओं के मुद्दे पे हरियाणा में बंपर जीत हासिल होती है। और वही जो फॉर्मूला है मध्य प्रदेश में भी चला। और इस बार भी वो मिडिल क्लास फैमिली जो है, मिडिल क्लास जो महिलाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करने के लिए टर्न आउट हुई। हालांकि इसमें एक बड़ा फैक्टर ये कहा जा सकता है जो स्लम्स की जो महिलाएं थी वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ ये समझना बिल्कुल ये समझना बहुत अहम है। और आपने से बहुत बखूबी समझा कि इस बार एम फैक्टर बहुत मजबूती के साथ इन चुनावों में बहुत कुछ बदलने का मादा रखता है। लेकिन क्योंकि आप लगातार दिल्ली चुनावों पर कवर करते रहे, इसे ग्राउंड जीरो से कई रिपोर्ट्स हमसे साझा की, इस बार का वोटिंग पैटर्न जो बदला है वो किस तरफ इशारा करता हुआ आपको नजर आता है? क्योंकि कई बार दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि जो अर्बन वोटर है वो कहीं ना कहीं सुस्त है। क्या वो सुस्ती बदलती हुई नजर आई इस बार के वोटिंग पैटर्न में? देखिए आंचल, इसमें जो वोटिंग परसेंटेज है थोड़ी सी निराशा तो रही। हालांकि मतदान में उत्साह नजर आया। जो पिछली बार की अगर बात करें 2020 का विधानसभा का चुनाव तो 62.5% के आसपास मतदान प्रतिशत था, और इस बार का जो है 60.5 के आसपास का मतदान प्रतिशत है। तो 2% भले ही कम हो, लेकिन जिस तरह से वोटिंग टर्नआउट हुआ है वो एक अहम है। और जिसमें जो 3 चीजें जो मैंने बताई कि फर्स्ट टाइम वोटर डिसाइडिंग वोटर होता है, और दिल्ली में जो है फर्स्ट टाइम वोटर अभी तक निकलता नहीं था, ऐसे माहौल में जा नहीं पाता था मतदान करने। तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने उसको फोकस किया, और ये 2 लाख जो वोटर्स थे, 2,08,000 वोटर्स थे, वो कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट हो सकता है। मिडिल क्लास जो महिलाएं थी वो टर्निंग पॉइंट हो सकती है। और वो जो मुद्दे फ्री बीज की जो बात आप कर रही थी और जो मैं पहले ही बता रहा था कि देखिए हर पार्टी ने फ्री बीज के लिए राजनीति की, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, लेकिन 5 दिनों में जिस तरह से माहौल बदला है और दिल्ली की जनता के मन में एक सवाल खड़ा किया गया कि 11 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार रही और लगातार उन्होंने वादे किए लेकिन धरातल पर नहीं निकल पाए। और अगर आप चुनाव से कुछ दिन पहले की अगर मैं आपको बात याद दिलाऊं तो आम आदमी पार्टी के पास अपने लोगों को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं था, उन्होंने केंद्र सरकार से पैसा उधार मांगा। तो बड़ा सवाल आम आदमी के ऊपर लगा, और इस बात को भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि डबल इंजन की अगर सरकार होगी दिल्ली में तो वो जो कोऑर्डिनेशन है यानी कि राज्य और केंद्र के बीच में जी वो कोऑर्डिनेशन भी कम होगा और कहीं ना कहीं विकास का मुद्दा भी सामने देखने को मिलेगा। 2 चीजें आप बेहतर बता पाएंगे क्योंकि आप
एज अ रिपोर्टर इसको कवर करते आ रहे हैं कि भाई 11 एग्जिट पोल्स हुए हैं अगर हम आंकड़ों को देखें, जिसमें से 9 में आपका पत्ता गोल है। तो एक चीज ये, दूसरा कि जो कम वोटिंग परसेंटेज है इससे किसको फायदा या नुकसान होता हुआ नजर आया, और कांग्रेस में वोट काटने वाली पार्टी साबित होती नजर आ रही है जब हम ये जो एग्जिट पोल्स है उस पर नजर डालें तो। अच्छा, इसको हम अगर समझना चाहें तो 2020 के हम वोटिंग परसेंटेज से बात करते हैं। देखिए 2020 का जो वोटिंग परसेंटेज था, भारतीय जनता पार्टी का जो वोटिंग परसेंट था 56 से 57% वोटिंग परसेंट था। वहीं कांग्रेस का जो वोटिंग परसेंट था 4.5% था। लेकिन जो बीजेपी का जो वोटिंग परसेंट था वो 38.5 के आसपास था, जो लोकसभा में जाके 53-54 पे पहुंच गया था। और ये वो स्विंग वोटर था जो लोकसभा में तो मन बनाता है कि हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ लोकसभा में जाना है, लेकिन राज्य में हमें आम आदमी पार्टी के साथ देना है। और वो स्विंग वोटर इस बार कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर हो गया, पहला फैक्टर। और दूसरा फैक्टर देखिए, जो आपने कहीं कम वोटिंग की, अगर ज्यादा वोटिंग होती, यानी कि ज्यादा वोटिंग होती, तो अगर पिछले 3 और 4 चुनावों का आकलन देखें तो ज्यादा वोटिंग में जो रूलिंग पार्टी है उसको कहीं ना कहीं सीटों का फायदा होता हुआ दिखता नजर आ रहा है। और कम वोटिंग में जो है वोट डाइवर्ट हुआ है। और एक मुस्लिम जो वोट है, दिल्ली का जो इस बार का जो वोट है उसमें मुस्लिम जो मतदाता है उनमें एक अलग उत्साह देखा गया है। और वो जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र बाहुल क्षेत्र की बात करें, जिसमें मटिया महल हो या और भी सीटें सुल्तानपुरी हो, वहां पर जो मुस्लिम इसका फैसला तो अब जनता जनार्दन कर चुकी है अमरेंद्र, और वो ईवीएम में कैद हो चुका है, जिसका पिटारा कल सुबह खुलेगा और बहुत तस्वीर जो अभी थोड़ी धुंधली है वो साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र इन तमाम जानकारियों को, चुनावी अपडेट्स को हम तक इतने रोचक तरीके से पहुंचाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मिस्र के विदेश मंत्री डॉक्टर बद्र अब्देल्ती की, जो आज से 2 दिवसीय भारत यात्रा पर है। यात्रा के दौरान मिस्र के विदेश मंत्री राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मिलने वाले हैं और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। ये यात्रा कल उनके प्रस्थान के साथ समाप्त होगी। चलिए भारत मिस्र द्विपक्षीय संबंधों की बात करते हैं, जो दोनों दुनिया में सबसे प्राचीन सभ्यताएं मानी जाती हैं। कैसे समझते ग्राफिक्स के जरिए 1955 में दोनों देशों के बीच मैत्री संधि है। दुनिया की 2 सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी सभ्यता, यानी कि कल्चरली रिच कंट्रीज हैं दोनों, और 1955 से ही दोनों देशों के बीच मैत्री संधि है। तो आप मान सकते हैं कि दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो कई दशकों पुराना है। दोनों देश गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य हैं। यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन वो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी जो किसी नाटो और वार्सो पैक्ट में शामिल नहीं हुई। 1980 के बाद अब तक भारत के 5 प्रधानमंत्री मिस्र गए हैं और G20 में मिस्र को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित भी किया गया था। राष्ट्रपति सिसी सितंबर 2023 में जो लीडर्स समिट हुआ था उसमें शामिल हुए थे। यहीं से आप लगा सकते हैं कि दोनों देशों के बीच जो कई अहम विषय हैं, चर्चा के कई मुद्दे हैं मंथन के, उस पर सहमति है। 1978 में द्विपक्षीय व्यापार समझौता जो है वो लागू है दोनों देशों के बीच, इसलिए आर्थिक लिहाज से भी दोनों देश एक दूसरे के पूरक है। और बीते दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 5 गुना से ज्यादा इजाफा हुआ है और 55 भारतीय कंपनियां जो हैं वो मिस्र में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश कर चुकी हैं। 2023-24 में अगर हम इसको आंकड़ों में समझें आर्थिक लिहाज से तो 170 मिलियन US डॉलर से अधिक का भारतीय निवेश रहा है। यानी अगर एफडीआई की बात करते हैं तो अब ये किन किन सेक्टर्स में, उसमें से रक्षा क्षेत्र का सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रक्षा मंत्री ने सितंबर 2022 में मिस्र का दौरा किया भी कि वहां पर किस तरह से रक्षा प्रणालियां उसको समझा और संयुक्त वायुसेना अभ्यास भी वहां पर किया गया। चलिए बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में बर्फ से ढके इलाके से सुरक्षा कर्मियों ने हथियारों और गोला बारूद का जखीरा बरामद किया। हथियार और गोला बारूद एक कंबल में लपेटे हुए थे और एक पेड़ के खोखले तने में छिपाए गए थे। उन्हें सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस की एक संयुक्त टीम ने बोनियार इलाके के अंगन पथरी से बरामद किया। अधिकारियों ने बताया कि बरामद हथियारों में 3 AK-47 राइफल, 11 AK मैगजीन, 1 UBGL अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, नॉन UBGL ग्रेनेड, 2 हथगोले शामिल हैं। दरअसल सुरक्षा बलों को खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली थी कि बारामूला के जंगलों में आतंकियों ने भारी मात्रा में हथियार छिपा रखे हैं। इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस बरामदगी के बाद पुलिस ने FIR दर्ज की।
पूरे उरी सेक्टर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई ताकि किसी भी संभावित आतंकी गतिविधि को रोका जा सके। सेना और पुलिस का तलाशी अभियान अभी भी जारी है और अन्य संभावित ठिकानों की जांच की जा रही है। अन्ना विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी को मद्रास हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि जांच की आड़ में पत्रकारों को परेशान न किया जाए, साथ ही पत्रकारों के जब्त किए गए मोबाइल फोन को भी वापस करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा कोर्ट ने सामान्य डायरी और केस डायरी में पूछताछ के मिनट्स को भी दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह बात अन्ना विश्वविद्यालय के यौन उत्पीड़न मामले की रिपोर्टिंग कर रहे 3 रिपोर्टर द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कही। दरअसल मामले की रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों पर एफआईआर लीक करने और पीड़िता की पहचान उजागर करने के लिए एसआईटी ने इन पत्रकारों की केस में संलिप्तता को बताया। इस आधार पर एसआईटी इन पत्रकारों से पूछताछ और जांच कर रही थी और उनको मोबाइल जो थे वो जब्त कर लिए गए, जिसके खिलाफ पत्रकारों ने याचिका दायर की। पत्रकारों के वकील का तर्क ये है कि यौन उत्पीड़न मामला है और इस मामले को लेकर पत्रकारों को 3 बार बुलाया गया और गहन पूछताछ के साथ 56 सवालों का सर्वेक्षण जारी किया गया, जो कि एक प्रकार की प्रताड़ना है। यौन उत्पीड़न मामले में इसे अप्रासंगिक बताते हुए जांच के प्रति एसआईटी की नीयत पर सवाल खड़े किए गए हैं। चलिए अब खबरों में बात करते हैं महाकुंभ से जुड़ी हुई। अब बात महाकुंभ की। प्रयागराज में संगम की रेत पर भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन जारी है। ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक 39 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ को लेकर देश भर के सनातनियों का क्रेज बढ़ता जा रहा है। महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम कहा जा रहा है, जो दुनिया भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि तक जारी रहने वाले महाकुंभ में 4 फरवरी तक ही करीब 38.5 करोड़ स्नानार्थियों ने स्नान किया। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ में स्नानार्थियों की संख्या 45 करोड़ से अधिक हो जाएगी। प्रयागराज में जारी महाकुंभ में आज जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश भर से 15,000 से ज्यादा आदिवासी भाग लेंगे। अलग अलग राज्यों से आदिवासी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, असम समेत अन्य राज्यों के प्रयागराज पहुंचे जनजातीय समाज के लोगों के रास्ते में पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। जनजातीय सांस्कृतिक समागम के दूसरे दिन 7 फरवरी को भव्य शोभा यात्रा के साथ देशभर से आए हुए जनजातीय समाज के लोग परंपरागत वेशभूषा और नृत्य के साथ कुंभ स्नान करेंगे। समागम में देश भर से विभिन्न जनजातियों की नृत्य टोलियां सम्मिलित होंगी, जो अपनी परंपरागत नृत्य संगीत का प्रदर्शन करेंगे। 10 फरवरी को समागम में विभिन्न प्रांतों से आए जनजातीय समाज के संत धर्म संस्कृति पर अपने विचार रखेंगे। 6 दिवसीय उत्सव के दौरान सभी प्रतिभागी जनजातीय संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का संकल्प लेंगे। आपको बताएं कि बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष घोषित किया गया है। महाकुंभ में आज जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन है और देश भर से 15,000 से ज्यादा आदिवासी भाग ले रहे हैं। 6 दिवसीय उत्सव के दौरान सभी प्रतिभागी जनजातीय संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का संकल्प लेंगे। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष 2025 को जनजातीय वर्ष घोषित किया गया है। शेष भारतीय शटलर और पूर्व ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल ने प्रयागराज में संगम में पवित्र स्नान किया। पवित्र स्नान के बाद साइना नेहवाल ने कहा, महाकुंभ जैसे आध्यात्मिक उत्सव का हिस्सा बनना विशेष एहसास है। अपने पिता के साथ महाकुंभ पहुंची साइना नेहवाल ने कहा कि वो जल्द ही अपनी माता को लेकर महाकुंभ में स्नान करने के लिए आएंगी। स्पेशल फीलिंग होती है जब आप इतने बड़े फेस्टिवल में आ रहे हैं, इतना बड़ा स्पिरिचुअल फेस्टिवल हो रहा है। और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस करना चाहूंगी यूपी गवर्नमेंट को कि इतना अच्छे से उन्होंने इसको कंडक्ट किया है और इतने सारे लोग आ रहे हैं। और मैं चाहती हूँ और लोग आए और इसको दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल बना दें इसको। आई थिंक मेरे ये अच्छे कर्मी होंगे कि मैं आज यहाँ पे आ पाई। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में रेलवे की ओर से यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर कई काम कर रहा है। रेलवे की ओर से प्रयागराज के रेलवे स्टेशन से आने जाने वाले बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। रेल मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बुजुर्गों को दी जा रही सुविधाओं को साझा करते हुए तस्वीरें पोस्ट की हैं।
रेल मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, महाकुंभ के इस पवित्र अवसर पर बुजुर्ग यात्रियों की देखभाल करना हमारे रेल परिसर के लिए आत्मीय अनुभव। रेल कर्म योगियों की सेवा और सुरक्षा के प्रति समर्पण ने श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम और सुखमय बना दी है। गोवा से प्रयागराज महाकुंभ के लिए जाने वाली 3 स्पेशल ट्रेनों की पहली ट्रेन आज करमाली रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की तरफ से प्रयागराज के लिए पहली ट्रेन आज गोवा से रवाना हुई। आज के अलावा 13 और 21 तारीख को भी ट्रेनें रवाना होंगी। उन्होंने महाकुंभ में बेहतर व्यवस्था के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। 2 ट्रेन गोवा टू प्रयागराज जाने वाले हैं, विच इज 13th और 21st। उन सबको भी शुभकामनाएं व्यक्त करता है और जो कोई जाना चाहता है उनके लिए हमने सूचना व्यवस्था डिपार्टमेंट में बुकिंग की व्यवस्था की है और लोगों ने जाने की इच्छा की तो और भी 1-2 ट्रेन हम छोड़ेंगे। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उन्होंने वहां की व्यवस्था जिस तरह से आयोजन किया है, इसलिए इस महाकुंभ में उसका आयोजन बहुत बड़ा आयोजन किया है, इसलिए उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पवित्र स्नान कल किया, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। हमेशा के लिए गोवा सनातन धर्म की और संस्कृति बढ़ाने का कार्य कर रहा है। आज इस 3 ट्रेन जो छोड़ने का हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है, आज पहली ट्रेन गई है, उस सभी लोगों को मैं शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ। 1 महीने तक संगम के तट पर 24 घंटे में एक बार भोजन, जमीन पर निवास, मंत्रोच्चारण के साथ ध्यान, पूजा और भागवत के भजन का नाम है कल्पवास, जिसे करने से सभी पाप मिट जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ महापुण्य के फल की प्राप्ति होती है। इसी आस्था और विश्वास के साथ प्रयागराज महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु कल्पवास व्रत कर रहे हैं। पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक 1 महीने चलने वाले इस व्रत का क्या महत्व है, कैसे महाकुंभ में कल्पव्रती कर रहे हैं कल्पवास, देखिए डीडी न्यूज संवाददाता विकास सिंह की एक खास रिपोर्ट। प्रयागराज त्रिवेणी संगम के तट पर लाखों श्रद्धालु कल्पवास कर रहे हैं। मान्यता यह है कि 1 मास के कल्पवास करने के बाद उन्हें 100 सालों का पुण्य की प्राप्ति होती है। इस बार 10 लाख श्रद्धालु संगम तट पर आए हुए हैं और कल्पवास कर रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम पर माघ मास में पूरे महीने निवास और ध्यान करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। संगम तट पर 1 माह की साधना को कल्पवास कहा गया है। धार्मिक मान्यता है कि कल्पवासी को इच्छित फल तो मिलता ही है, उसे जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। महाभारत में कहा गया है कि 100 साल तक बिना अन्न ग्रहण किए तपस्या करने का जो फल है वह माघ मास में कल्पवास करने भर से प्राप्त हो जाता है। कल्पवास की कल्पना जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, स्पेशली ब्रह्म वैवर्त पुराण जो बोलता है कि हम अपने इस जीवन को जो है शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। कल्पवास के अपने खास नियम जब हैं और उन नियमों का साधन कल्पवासी करते हैं। जमीन पर सोना, एक समय भोजन लेना और दोनों टाइम गंगा स्नान करना, दीप पूजा पाठ करना। भक्ति, तपस्या और आध्यात्मिक जागृति के जरिए फल और पुण्य को प्राप्त करने के लिए इस समय प्रयागराज महाकुंभ में 10 लाख कल्पवासी आए हुए हैं। इन कल्पवासियों से मेला क्षेत्र भक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है। कल्पवास के दौरान 1 वक्त भोजन, 2 बार गंगा स्नान और भागवत कथा का रसपान, यही दिनचर्या रहती है कल्पवासियों की। तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व रहता है कल्पवास में। पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया है कि आकाश तथा स्वर्ग में जो देवता हैं वे भूमि पर जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। वे चाहते हैं कि दुर्लभ मनुष्य का जन्म पाकर प्रयाग क्षेत्र में कल्पवास करें। हमारे पूर्वजों से ये परंपरा बनी हुई है कि सामान्य सालों में भी हम 1 महीने के लिए यहाँ पर आते हैं। हम लोग ठाकुर जी की या अन्य मूर्तियों को रखते हैं, उन पे पूजा पाठ अपना करते हैं। गंगा माई के गोद में आके हमको लगता है कि बहुत आनंद हमको मिल रहा है। जात पात का कोई बात नहीं है, सब एक समान बुड़की लगाते एक ही साथ वहाँ बैठते। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति प्रयाग में 1 महीना इंद्रियों को वश में करके स्नान, ध्यान और कल्पवास करता है उसके लिए स्वर्ग का स्थान सुनिश्चित हो जाता है। यही नहीं, यहाँ पर सनातन की एकता का एक सबसे बड़ा उदाहरण दिखाई पड़ता है, जहाँ लाखों की संख्या में पहुंचकर कल्पवासी भक्ति भावना में लीन होकर पूजन अर्चन करते हैं। हम लोग तो आए तो सुबह नहलाएं, तुलसी की पूजा करें, दिया जलाएं
यही सब करते हैं। सब लोग सुबह उठे तो स्नान किए, इसके बाद वहाँ से आए तुलसी को स्नान कराए, सिंदूर बिंदी ये सब चढ़ाएं, बत्ती जलाएं, फिर इसके बाद अपना पूजा पाठ करें। कुंभ मेले के पवित्र गाथा में एक महत्वपूर्ण उत्सव है कल्पवास, जहां एक माह तक कल्पवासी त्रिवेणी के तट पर ध्यान, तप और पूजा अर्चना करते हैं। सनातन के रंग में रंगे इन कल्पवासियों में ना ही कोई वर्ग भेद है, ना लिंग भेद, ना ही जात पात का। यही है सनातन का संदेश। भक्ति के रंग में रंगे रहते हैं ये कल्पवासी, एक माह तक पूजा आराधना करते हैं। न इनमें जात पात का भेद होता है, न ऊंच नीच का भेद होता है। सभी मिलकर एक साथ प्रभु की आराधना करते हैं और अपने समाज और अपने देश के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, प्रयागराज महाकुंभ। नई दिल्ली स्थित IILM सेंटर फॉर आर्ट्स एंड आइडियाज इंडिया आर्ट फेयर 2025 का आयोजन कर रहा है, जिसमें यंग कलेक्टर्स प्रोग्राम के सहयोग से कलाकृति आर्ट गैलरी द्वारा 30 से ज्यादा कलाकारों को आर्ट को प्रदर्शित करने के लिए कहा गया और उन्होंने किया। अनिका मान द्वारा क्यूरेटेड इस प्रदर्शनी को ओरिजिन स्टोरी नाम दिया गया, जिसमें कलाकारों ने अपनी कला के माध्यम से अपने ओरिजिन के साथ अपनी भावनाएं, सोच और समसामयिक विषयों को बहुत ही कलात्मक रूप से व्यक्त किया है। ये शो है ओरिजिन स्टोरी, मतलब स्वयं की कहानी, और यहाँ पे 30 आर्टिस्ट हैं और ये अपनी कहानियाँ अपने कला के प्रति, चाहे वो स्कल्पचर हो, चाहे मिक्स मीडिया हो, प्रोजेक्शन हो, उसके प्रति सब दिखा रहे हैं अलग अलग मीडियम्स में। और ये स्टोरी उन लोगों की है जो एक मतलब यंग है आर्टिस्ट और यंग एंड एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट, सीनियर कंटेम्प्रेरी दोनों के मिक्स हैं। तो हम चाहते थे कि जो लोग आए उनको सभी प्रकार का मतलब जैसे होता है ना आर्ट देखने को मिले। ओरिजिन स्टोरी का मतलब ये है कि पिछले 2 या 3 साल में कंटेम्प्रेरी आर्ट में, मतलब आज के आर्ट में क्या ट्रेंड्स उभरे हैं, उसको हमने इस एग्जीबिशन में कैप्चर करने की कोशिश की है। 31 आर्टिस्ट हैं और वो पूरे देश से और पूरे साउथ एशिया से आए हैं इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। काफी मुद्दे पिछले 3-4 साल में ऐसे उभरे हैं कि उनको प्रदर्शित करना, प्रेजेंट करना, वो हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट हुआ है। और अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की, जहां हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने एक बड़े समूह ने बंगबंधु मेमोरियल म्यूजियम में तोड़फोड़ की, आग लगा दी। ये म्यूजियम बांग्लादेश के संस्थापक और पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान का निजी आवास था। रिपोर्ट्स के अनुसार स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के संयोजक हसनत अब्दुल्ला ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट कर घोषणा की थी कि बुधवार रात बांग्लादेश को फांसीवादी गढ़ से मुक्त किया जाएगा। प्रदर्शनकारी शेख हसीना ने के ऑनलाइन भाषण का विरोध कर रहे थे वो, और अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की मांग थी, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने म्यूजियम पर धावा बोला। वहीं मुजीबुर रहमान के आवास पर हमले के बाद शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने बयान जारी कर देश के अंतरिम यूनिट सरकार पर निशाना साधा, राज्य मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने ऑनलाइन संबोधन में इस घटना को बांग्लादेश की अस्मिता पर हमला बताया। दरअसल शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने आज बांग्लादेश की परिवहन व्यवस्था को बंद कर राजमार्गों सहित ढाका को बंद करने की योजना बनाई थी। हालांकि नियोजित विरोध प्रदर्शन से पहले ही पार्टी के कई समर्थकों और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कोलकाता से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी। प्रसन्नजीत, ये जो हिंसा भड़की है, इससे कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जो नाराजगी है शेख हसीना सरकार के खिलाफ बांग्लादेशियों में, वो आज भी साफ तौर पर द्रष्टव्य होती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या यही एकमात्र विकल्प है? नहीं आंचल, इसको शेख हसीना के खिलाफ आक्रोश की बात नहीं है, ये अपने ही पेच में फंस गया है बांग्लादेश। क्योंकि ऐसे इन लोगों जिन लोगों ने जुलाई अगस्त में एक जिसको हम कहते हैं कि सिविलियन कू
सिविलियन कू करके हसीना को तख्त से नीचे उतारे और मोहम्मद यूनुस को लाकर उनको अंतरिम सरकार की चीफ एडवाइजर बनाया गया। उन्होंने सोचा था कि कुछ अलग, लेकिन अब कई सारे कारण है कि अगर देखें तो जो बांग्लादेश में एक कट्टरपंथियों का राज होना था वो नहीं हो पा रहा है और इसी पेच में फंस गया है ये लोग। कल मैं आंचल ये बता दूं कि एक बिल्डिंग को ध्वस्त करना, जहां पे जेसीबी लाया गया, जहां पे बाकी सब कुछ मशीन लाया गया और कई घंटों तक ये चलते रहे और शांति की नोबेल पुरस्कार मिलने वाले मोहम्मद यूनुस की सरकार इस पूरी आंख बंद करके देखते रहे कि किस तरह से एक बिल्डिंग को गिराया जा रहा है। अगर ये बिल्डिंग सिर्फ एक बिल्डिंग है तो अलग बात है, लेकिन इस बिल्डिंग के साथ बांग्लादेश की लिबरेशन, 1971 की लिबरेशन जुड़े हुए हैं, उसके इतिहास जुड़े हुए हैं। अगर इस बांग्लादेश को मानना है कि 1971 की जो लिबरेशन है वो लिबरेशन फर्जी है, तो मतलब ये क्या चाहते हैं ये लोग, जो 500,000 लोग जाके, ये देखिए ना यहाँ पे जितने सारे लोग अब दिखा रहा है, क्या कोई सरकार इतने सारे लोगों के ऊपर काबू नहीं ला पाती? पूरी तरह से काबू ले पाते, लेकिन पूरी तरह से इन लोगों को मदद किया गया जेसीबी लाने में, बाकी मशीन लाने में, इस घर को तोड़ने में, इस घर को आगजनी करने में, बाद में हसीना की मकान को तोड़ने के लिए, आगजनी करने के लिए, बाद में चिटागांग खुलना, मायमनसिंह, हर जगह पे इस तरह के तांडव चलाने के लिए, और पूरी तरह से पुलिस आंख बंद करके इंतजार करते रहे कि क्या हो। तो मैं कहना चाहूंगा कि बांग्लादेश अपने पेच में फंस गया है और यहां से कैसे निकलना है ना मोहम्मद यूनुस को पता है, ना देश की जनता को पता है, ना किसी को पता है। चल तो प्रसन्न जी, जिस तरह से साफ तौर पर जो स्टेट मशीनरी है उसकी संलिप्तता की बात भी इसमें कही जा रही है, तो किसी देश के आर्थिक ढांचे, उसके सामाजिक तंत्र और अगर हम इसके राजनीतिक भविष्य की बात की जाए तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये तस्वीरें एक टूटे हुए मकान का नहीं है। मैं यही कह रहा हूं कि मैं ये यहाँ पे किसी बांग्लादेश की अंदरूनी राजनीति के बारे में बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये सच है कि अगर बांग्लादेश बने हैं तो 1971 की वॉर के बाद, जिसमें पूरी तरह से नेतृत्व देने की काम किया है मुजीबुर रहमान ने, तो क्या चाहते हैं बांग्लादेश की इन सारे लोगों ने कि उनका अगर सारे के सारे अस्तित्व मिटा देने से बांग्लादेश क्या एक नया लिबरेशन वॉर, क्या क्या चाहते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ना मेरे ख्याल से मोहम्मद यूनुस को भी समझ में नहीं आ रहा है। इन लोगों ने जो जानकार कहते हैं कि मोहम्मद यूनुस जो पूरे दुनिया में जाने हुए थे अपने नोबेल प्राइज के कारण, तो शायद इन लोगों ने सोचा था कि मोहम्मद यूनुस को सरकार की ऊपर बैठाकर पूरे दुनिया के सामने एक मैसेजिंग, क्योंकि उनको शांति पुरस्कार मिले हुए हैं, तो उनको एक मैसेजिंग और बांग्लादेश के लिए अलग अलग जगहों पर भीख मांगने के लिए मोहम्मद यूनुस को इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस खुद ऐसी जगह पर है कि उनका शांति का नोबेल पुरस्कार साथ रहे, या आंग सान सू की तरह म्यांमार की जैसे नोबेल पुरस्कार छीन लिया गया शांति का, ऐसा होगा कि नहीं होगा, और इस तरह से तोड़फोड़ करके बांग्लादेश में क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को मालूम नहीं। चुनाव कब है? आवामी लीग एट द एंड ऑफ द डे ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, बीएनपी एक पॉलिटिकल पार्टी है। अगर चुनाव हो तो क्या इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी को भाग लेने की मौका दिया जाएगा? मतलब किसी को कुछ पता नहीं है, सिर्फ तोड़फोड़ और ये चल रहा है। तो मैं आखिर में ये कहूंगा कि अपने पेच में फंसा हुआ है बांग्लादेश। बिल्कुल, अपने ही बिछाए हुए जाल में कहीं ना कहीं फंसते हैं, और ये पेच से निकलना उस देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक स्थायी सरकार का अभाव है बांग्लादेश में। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और अब बात करते हैं वित्त मंत्रालय की, जिन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी के मुताबिक मंत्रालय के कर्मचारियों को चैट जीपीटी, डीपसीक जैसे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए टूल है उनका इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई। वित्त मंत्रालय ने सरकारी दस्तावेजों और डेटा की गोपनीयता के लिए जोखिम का हवाला देते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप्स का इस्तेमाल करने से बचने के लिए कहा। ऑस्ट्रेलिया और इटली जैसे देशों में डेटा सुरक्षा जोखिमों को देखते हुए डीपसीक के उपायों पर रोक लगा दी गई, और ऐसे में वित्त मंत्रालय ने भी अपने कर्मचारियों से इसे इस्तेमाल न करने के लिए कहा है।
ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने कहा कि भारत ओपन एआई के लिए दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। भारत की 1 दिवसीय यात्रा पर आए ऑल्टमैन ने कहा कि भारत में पिछले 1 साल के दौरान ओपन एआई के उपयोगकर्ताओं की संख्या 3 गुना बढ़ी। स्टैक चिप्स मॉडल और विश्वसनीय अनुप्रयोगों के साथ सभी स्तरों पर एआई के निर्माण में भारत काफी अच्छा काम कर रहा है। साथ ही सीईओ ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। बातचीत के दौरान दोनों ने व्यापक एआई परिवेश विकसित करने के लिए भारत की रणनीति पर चर्चा की। अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी कि जीपीयू मॉडल और ऐप बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई है। ओपन एआई के सीईओ भारत के साथ सहयोग के लिए तैयार हैं। और बात खेल जगत की। एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट पंजाब की तीरंदाज प्रणीत कौर का अचूक निशाना उत्तराखंड में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में नजर आया। प्रणीत ने कंपाउंड की व्यक्तिगत स्पर्धा, टीम इवेंट और मिश्रित इवेंट में पदक हासिल किए। उनकी इस कामयाबी पर उनसे खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। आइए आपको सुनवाते हैं। हांगझाओ एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट तीरंदाज प्रणीत कौर ने अपना राष्ट्रीय खेलों में भी दमखम पूरी तरह से दिखाया है। इस वक्त हमारे साथ है प्रणीत। 3 श्रेणियों में उतरी, इंडिविजुअल, टीम और मिक्स्ड, तीनों में आपका मेडल आया। कैसे देखती हैं अपने इस परफॉर्मेंस को? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं तीनों कैटेगरी में मेडल लेके आ पाई, पर मेरे को लगता है कि अभी मैं और इम्प्रूव कर सकती हूँ। एंड मेरे अंदर वो पोटेंशियल है कि मैं अभी जैसे इंडिविजुअल में और अच्छा कर सकती थी, पर मेरे को आई एम फीलिंग रियली गुड कि मेरा 3 मेडल आ पाया है। अच्छा, क्योंकि आपने एशियन गेम्स में भी जीता हुआ है मेडल, तो क्या कुछ लगा कि आपको यहाँ पे इजी लगी फाइट, या आपको लगा कि यहाँ पर अभी कंपटीशन जो है, कंपटीशन का जो लेवल है वो उसी के आसपास है? जो कंपटीशन का लेवल है वो यहाँ पे बहुत हाई है। ऑलमोस्ट कि वर्ल्ड में जितना भी कंपटीशन रहता है सेम है यहाँ पे, क्योंकि इंडिया का जो कंपाउंड आर्चरी का लेवल है वो बहुत हाई है कि सभी अच्छा मारते हैं एंड स्कोर्स के लेवल बहुत हाई चले गए हैं, और तो बहुत टफ फाइट रहता है नेशनल्स में। अच्छा, एक वैसे भी होती होगी कि कंपाउंड का इवेंट जो है वो अभी ओलंपिक में नहीं है, तो ऐसे में ये बात जो है वो किसी इवेंट में आपके परफॉर्मेंस पर असर डालती है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, केवल जो इवेंट खेल रहे हैं उसमें ही बेहतर करें? हाँ जी, ऐसा हम नहीं सोचते कि हमारा इवेंट ओलंपिक्स में नहीं है। हम ये ट्राई करते हैं कि जो इवेंट्स हैं, जैसे कि वर्ल्ड चैंपियनशिप्स है, एशियन गेम्स है, उसमें हम बेटर परफॉर्म करें। अभी नेक्स्ट टारगेट क्या है? अभी नेक्स्ट टारगेट इस साल वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हैं एंड नेक्स्ट ईयर एशियन गेम्स हैं, तो मेरा नेक्स्ट टारगेट वही है। राष्ट्रीय खेलों के लिए क्या कहेंगे कि समय के साथ ये कितना बदले हैं और इनमें जो पोटेंशियल है वो कितना आपको दिखता है? अभी बहुत अच्छा हो गया है सारे प्रिपरेशंस, एंड नेशनल गेम्स एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिससे कि सारे नेशनल एथलीट्स को पूरा पता लग जाता है कि इंटरनेशनल इवेंट्स कैसे रहते हैं। एंड ये मतलब सेम पैटर्न जैसे ओलंपिक्स एंड एशियन गेम्स का होता है तो वैसे ही रहता है, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ये साफ तौर पर कहना है प्रणीत कौर का। और उनको ये लगता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये कहीं ना कहीं जो आगे जो इवेंट्स होते हैं उसमें एक बड़ा मददगार साबित होता है। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, देहरादून, उत्तराखंड। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।